हेलो स्टूडेंट्स, आज कुछ हम लोग सूत्र देखते हैं। एसी परिपथ में गणना करने के लिए कुछ सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पहला सूत्र है फ्रीक्वेंसी के लिए। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं? F=1/T। F=1/T का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है 1 है और T जो है आवर्तकाल जिसको बोलते हैं। दूसरा हमारा आता है औसत मान। औसत मान के लिए हम प्रयोग करते हैं IAVR। इसके लिए IAVR यानी एवरेज के लिए I1 + I2 + I3 + IN यानी जितने नंबर होंगे सबको जो है हम जोड़ देते हैं और उसमें जो है जितने नंबर ये हैं उसमें इस डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद तीसरा आता है विद्युत धारा का वेग। विद्युत धारा का वेग, इसके लिए V = phi लैम्डा। फाई फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा कांस्टेंट मान है। उसके बाद आता है हमारा चौथा नंबर शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, इसके लिए 3 फार्मूला प्रयोग किया जाता है। I = V/R, P = I²R, P = VI और P = V²/R। इसके बाद देखते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं? L = N∅/I। N∅/I। इसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए M = √L1L2। इसके बाद श्रेणी क्रम में इंडक्टर। श्रेणी क्रम में जब इंडक्टर जोड़ा जाता है तो LT यानी टोटल इंडक्टेंस के लिए L1 + L2 + L3 + Ln यानी जितना भी होगा। उसके बाद समांतर क्रम में इंडक्टर। समांतर क्रम में इंडक्टर जब जोड़ते हैं तो 1/LT = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3 ... लास्ट टाइम तक। इसके बाद इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम XL से समझते हैं तो XL बराबर होता है 2πfL। 2πfL। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये ध्यान देना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए हम XC का प्रयोग करते हैं और चीज़ यही होता है, L के जगह पर C का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ 1/2πfC यहाँ देख रहे हैं 2πfL। तो ये इंडक्टेंस के लिए है और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए है तो C। तो XC = 1/2πfC। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी चालक में किसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है? किसी चालक में किसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है? तो इसका उत्तर होता है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा धातु सबसे अच्छा चालक होता है? कौन सा धातु सबसे अच्छा चालक होता है? इसका उत्तर होता है चांदी। चांदी जो है सबसे अच्छा चालक माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? इसका उत्तर है
चालक के क्षेत्रफल का, चालक के क्षेत्रफल का यानी चालक के मोटाई का। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि तापक्रम बढ़ाने पर ताप प्रतिरोध गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। चालक के तापक्रम बढ़ाने पर ताप प्रतिरोध गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर है कि उसका मान घट जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिलामेंट लैंप में कौन सा प्रभाव प्रयोग होता है। फिलामेंट लैंप में कौन सा प्रभाव प्रयोग होता है। इसका उत्तर है तापीय प्रभाव। इसका उत्तर है तापीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन, कैपेसिटर क्या एकत्रित करता है। कैपेसिटर क्या एकत्रित करता है। इसका उत्तर है आवेश, जिसको हम चार्ज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कैपेसिटर में आंतरिक ऊष्मा उत्पन्न होने का क्या कारण होता है। कैपेसिटर में आंतरिक ऊष्मा उत्पन्न होने का क्या कारण होता है। इसका मतलब कैपेसिटर का गर्म होना। तो इसका कारण होता है लीकेज रेजिस्टेंस। इसका उत्तर है लीकेज रेजिस्टेंस, यानी कैपेसिटर के अंदर का जो प्रतिरोध है वो लीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा के उत्पादन का कौन सा नियम प्रयोग होता है। किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा के उत्पादन का कौन सा नियम प्रयोग होता है। इसको कहते हैं जूल का नियम। इसमें जूल का नियम प्रयोग होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फिलामेंट लैंप में किस प्रभाव का प्रयोग होता है। फिलामेंट लैंप में किस प्रभाव का प्रयोग होता है। इसका उत्तर है ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग होता है। और अगला क्वेश्चन है, एक हार्स पावर में, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। इसका उत्तर है 735.5 वाट। 735.5 वाट। धन्यवाद।